हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करने वाले हैं गुलाम वंश या ममलूक वंश। ठीक है, ममलूक वंश ये दोनों एक ही नाम है। ठीक है, अधिकतर जो है हम गुलाम वंश को ही जानते हैं और कभी कभी इस टाइप के भी प्रश्न जो है पूछे जाते हैं कि ये कौन सा वंश है, तो हमें दोनों नाम जो है पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अधिकतर प्रश्न जो है इसी वंश के नाम से आता है कि गुलाम वंश के बारे में बताइए या ठीक है, पर हमें ये नाम जो है ममलूक वंश भी जो है हमें याद रखना है। तो दोस्तों आज आप पूरा वीडियो इसी पे होगा और अब एक नई सीरीज चालू हो रही है मिशन 2024 के तहत। हिस्ट्री के भी जो है अब वीडियोस में आपको दिखाई देंगे। ठीक है, हमने शुरुआत की है मिडवल हिस्ट्री से, यानी जो मध्यकालीन कालीन जो इतिहास है उससे हमने स्टार्ट किया है और धीरे धीरे करके जो है ये बढ़ता जाएगा। तो चलिए दोस्तों, समय मतलब वेस्ट ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था कि जो ए गुलाम वंश है, तो गुलाम वंश की जो बेसिकली शुरुआत हम मानते हैं तो वो जो मोहम्मद गौरी था। ठीक है, जब भारत आया तो उसने बहुत सारे युद्ध लड़े। ठीक है, पृथ्वीराज सिंह चौहान के साथ तराइन के युद्ध। ठीक है, तराइन का युद्ध पहला, तराइन का युद्ध द्वितीय। तो पहले युद्ध में तो वो हार गया, लेकिन जब दूसरा युद्ध हुआ तो वो जो है जीत गया। ठीक है, वहाँ से जो है एक जिसे कहा जाए कि एक उसको पृष्ठभूमि मिली। ठीक है, अब वो क्या था कि वो अपने साथ बहुत सारे जो है गुलामों को भी लेके आया था। ठीक है, उन्हीं में से एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसे ऐबक ऐबक के नाम से जो है जाना जाता था। पर क्योंकि अब उसका कोई जो मोहम्मद गौरी था उसके उसका कोई मतलब ऐसा कोई उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन उसने अपने जो उसका गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक उसको जो है उसने अपने सत्ता पर बिठाया। यानी जब तराइन का युद्ध हुआ इसके बाद जो है पहले में तो क्योंकि हार गया था, दूसरे में वो जीत गया। जब जीत गया तो फिर वहाँ से प्लेटफॉर्म, जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, वहाँ से एक प्लेटफॉर्म मिला उसको, एक पृष्ठभूमि मिली और वो धीरे धीरे करके सत्ता मतलब उसका क्षेत्राधिकार बढ़ता गया। तो अब क्या हुआ कि उसके बाद जब वो उसकी मृत्यु हो गई या वो मतलब उस स्थिति में आ गया कि अब वो आगे शासन नहीं कर सकता, तो उसने अपने एक गुलाम को जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जिसका नाम था, उसने उसको अपना मतलब एक उत्तराधिकारी बनाया। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो अनौपचारिक राज्याभिषेक हुआ 5 जून 2000 सॉरी 1206 को हुआ। ठीक है, तो जो गुलाम वंश है वो अधिकतर मतलब आप देखेंगे कहीं आपको 1205 4, लेकिन हम मानते हैं 1206 से। ठीक है, तो 1206 को लाहौर में हुआ। ठीक है, परंतु औपचारिक मान्यता गौरी के भतीजे गयासुद्दीन महमूद जो है उसको देता है 1208 से। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक भारतीय सल्तनत का औपचारिक शासन कह बना। ठीक है, यानी ये कहा जाए कि गुलाम वंश की स्थापना किसने की, तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। इस चीज़ को अच्छी तरह से ध्यान रखिए, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ठीक, चलिए तो हम आगे देखते हैं। फिर जब कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का, एक्चुअली क्या है ये जो तुर्की के थे, ठीक है, अब इन्हीं को जो है संस्थापक माना जाता है। कहाँ पे? भारत में। ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक को दानशील अब मतलब साम्राज्य जो है स्टार्ट हो गया, किसका स्टार्ट हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक का। अब सारी चीज़ें जो है हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि उसने क्या क्या काम किया, क्यों ऐसा और क्या क्या काम किए, कितने युद्ध लड़े, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो दानशीलता मतलब ये दानवीर था, जिसे कहा जाए कि काफ़ी दान करता था, इसलिए इसको उपाधि दी गई लाख बख्श या पील बख्श की। ठीक है, लाख बख्श की दी गई या पील बख्श की। ठीक, यानी अब पील बख्श का मतलब होता है हाथियों को दान करने वाला। ठीक है, अब ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि लाख बख्श की उपाधि किसने धारण की है, किसको दी गई है, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को क्यों? दानशीलता के कारण जो है उसको लाख लाख बख्श की उपाधि दी गई। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखेंगे। अगला जो है हसन निजामी और फारूक मुरीद ऐबक के दरबार में थे। ठीक, अब यहाँ प्रश्न क्या बनता है? यहाँ प्रश्न बनता है कि हसन निजामी और फारूक मुदीर किसके दरबार के जो ये
विद्वान थे तो ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। जैसे हम बात करते हैं ना, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कितने रत्न थे, अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, कितने विद्वान थे, तो यहाँ पर जो है हसन निजामी और फारूक मुरीद जो है ये दोनों विद्वान थे कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबार के। ठीक है, चलिए अगला है ऐबक। यहाँ मैंने पूरा नाम ना लिख के केवल ऐबक लिखा है, बल्कि उसका पूरा नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उसका नाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसलिए कुतुब मीनार का आप ऐसे याद कर सकते हैं। कुतुब मीनार का जो है निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करें, हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में, हम बात करेंगे कुतुब मीनार के बारे में स्पेशली, तो उसको अलग अलग शासकों ने अलग अलग उसमें निर्माण करवाया है। किसी ने थोड़ा ढांचा बनवाया, जैसे इन्होंने शुरुआत कर दी, ठीक, निर्माण प्रारंभ किया, पूरा नहीं किया, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर होता है कि निर्माण करना, ये कंप्लीट कर जाना। ठीक है, इन्होंने स्टार्टिंग कर दी, जैसे कि मान लीजिए कोई घर बनता है तो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बना देना बस, तो ऐसे ही उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या किया, उसका निर्माण जो है प्रारंभ किया। इसके बाद नेक्स्ट है, ऐबक ने दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस टाइप के प्रश्न जो है अधिकतर आपको देखने को मिलेंगे, पूछे भी जाते हैं। ठीक है, कि कुतुब कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो ये ऐबक ने करवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण करवाया। ठीक है, इसके बाद जो है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा ये अजमेर में एक संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। और ये अजमेर में है, अजमेर जो कि राजस्थान में है, संस्कृत महाविद्यालय के स्थान पर जो है उन्होंने उसको तोड़वाया उसने, और उसके स्थान पर जो है इसने ये बनवाया। ठीक, नेक्स्ट है जो सॉरी, इसमें जो है जो नेक्स्ट है वो है ऐबक ने सेना नायक ऐबक का जो सेना नायक था बख्तियार खिलजी ने ही नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय जो कि कहाँ है, बिहार में है। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है, कई बार प्रश्न जो है पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने तोड़वाया या ध्वस्त करवाया, तो वो है कुतुबुद्दीन ऐबक के जो सेना नायक था बख्तियार खिलजी, उसने करवाया था। ठीक है, इसके अलावा जो है कुतुब मीनार जो है इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया। ठीक है, ये रिपीट हो गया है, कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है प्रारंभ किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब इसको क्या हुआ, मैं अब अलग अलग बताता हूँ आपको। कुतुब मीनार के बारे में स्पेशली जो है हम यहाँ पर देख रहे हैं, अब बात करेंगे। ठीक है, तो कुतुब मीनार, इसका निर्माण प्रारंभ किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पहला। दूसरा है बाद में जब प्रारंभ किया, इसके बाद चूँकि ये इसका जो है कार्यकाल समाप्त हो गया, या इसकी ये डेथ हो गई, इसकी मर गया कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद शासक कौन बना, इल्तुतमिश बना। तो बाद में इल्तुतमिश ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक है, और इल्तुतमिश ने इसकी तीसरी मंजिल का निर्माण करवाया। ठीक है, कितनी मंजिल का, तीसरी मंजिल का निर्माण किसने करवाया, कुतुबुद्दीन ने, ये सॉरी इल्तुतमिश ने करवाया। ठीक है, ये भी गुलाम वंश का ही था, इसके बारे में हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम केवल कुतुब मीनार के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये किस तरह से बनी, किस किस शासकों ने इसका निर्माण करवाया। तो निर्माण स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, लेकिन बाद में इसकी 3 मंजिला बनवाई इल्तुतमिश ने। ठीक है, ये भी गुलाम वंश का ही था। ठीक है, इसके बाद जो है 1369 में बिजली गिरने से मीनार की कुछ ऊपरी मंजिल क्षतिग्रस्त हो गई, जिससे फिरोज शाह तुगलक ने क्षतिग्रस्त मंजिल का मरम्मत करवाई और एक नई मंजिल का निर्माण करवाया, यानी चौथी कुल मिला के 5 मंजिल का निर्माण इसने करवाया। ठीक है, एक नई मंजिल का इसने भी निर्माण करवाया। तो प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया, बाद में इसको जो है 2-4 मंजिल, 1-2 मंजिल जो है इल्तुतमिश ने बनवाया। बाद में ये बिजली गिरने ग्रस्त हो गई, तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है क्या करवाया, इसका निर्माण करवाया। इसके बाद 1505 में भूकंप की वजह से मीनार को क्षतिग्रस्त पहुंचने के बाद सिकंदर लोधी ने भी इसकी मरम्मत करवाई। ठीक है, इसकी मरम्मत कराई। तो कितने लोगों ने किया, सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने निर्माण प्रारंभ किया, इल्तुतमिश ने बनवाया, फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, और अंततः सिकंदर सिंह लोधी ने जो है इसका पूरी तरह से निर्माण करवाया। ठीक है, इसकी मरम्मत करवाई, सॉरी। अब प्रश्न यहाँ ऐसा बनता है कि निम्नलिखित किन शासकों ने, नहीं, निम्नलिखित किन शासकों ने इसका निर्माण करवाया, एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है निम्नलिखित में से किसने इसका निर्माण नहीं करवाया। तो ये जो नहीं करवाया है यही प्रश्न है। ठीक है, यही प्रश्न है।
तो अगर हम बात करें तो इसका निर्माण आपको ये याद रखना है किसने करवाया, क्योंकि नहीं किसने करवाया ये तो आप आसानी से पता लगा ही लेंगे। ठीक है, तो चलिए, तो ये कुतुब मीनार है, दिल्ली में स्थित है। आज भी लोग बड़े उसके साथ जो है देखने जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग 4 शासकों ने इसको जो है इसका निर्माण करवाया है। ठीक है, प्रारंभ किसने किया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। मैं बार बार इसलिए इस पे जोर दे रहा हूँ क्योंकि इससे प्रश्न जो है अधिकतर बनते हैं और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 1505। हाँ, ये तो हो गया है। अब इसमें जो है कुतुब मीनार का निर्माण का नाम कैसे पड़ा? ठीक है, तो इसका नाम जो पड़ा सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर जो है इसका नाम पड़ा कुतुब मीनार। ठीक है, कुतुब मीनार का नाम कैसे पड़ा? तो ये कुतुब मीनार का नाम सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे पड़ा। ठीक है, चलिए अब इस आगे देख लेते हैं। अब आगे देखते हैं कुतुब उल इस्लाम। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के मेहरौली नगर पर आधारशिला रखी। इसी नगर में कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण भी करवाया। यानी जो ये कुतुब उल इस्लाम क्या है? ये मस्जिद है जिसका निर्माण करवाया किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत है कि यह मस्जिद जैन और वैष्णव धर्म मंदिरों के अवशेषों पर बनाई गई है। यानी यह मस्जिद जैन और वैष्णव मंदिरों के अवशेषों पर बनाई है, यानी उसको तुड़वा के बनाया गया है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो एक 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है, किसने बनवाया? वो भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। कुतुब कुब्बल कुब्बल उल इस्लाम मस्जिद, इसका भी निर्माण किसने करवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ठीक है, इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा तो हो ही गया है। संस्कृत अजमेर में संस्कृत में विद्यालय था। ठीक है, इसको तोड़ कर बनवाया। कुतुब उल इस्लाम ये तो हो ही गया। ठीक है, तो इस तरह से जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया। आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की जो मौत है ना, वो चौगान, उस समय चौगान कहते थे, पोलो खेलते वक्त घोड़ों से गिरकर हुई। ठीक है, पोलो खेल रहा था, घोड़ों से गिर गया और इसकी मृत्यु हो गई। इसका मकबरा लाहौर में है। ठीक है, कहाँ है इसका मकबरा? लाहौर में है। ऐबक की राजधानी लाहौर थी परंतु मुख्यालय दिल्ली में था। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ थी? लाहौर में थी परंतु मुख्यालय दिल्ली में था। अब क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक का कोई बेटा नहीं था, तो ऐबक के क्या हुआ? उसकी जब मृत्यु हो गई पोलो खेलते हुए। ये प्रश्न इतनी बार पूछा गया है, आप जितनी बार देखेंगे ये प्रश्न आपको जरूर मिलेगा। कौन सा? जो 60 नंबर का है। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो चौगान या पोलो खेलते हुए। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर पेपर जो है आप उसको रीड करेंगे तो आप पाएंगे कि जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई है एक लाइन से, ये सारी इंपॉर्टेंट है और सारे प्रश्न हैं। ठीक है, मैं बार बार इसीलिए एक ही बात को 2-2 बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आप लोगों को अच्छी तरह से याद हो जाए। ये बार 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 रिपीट हो रहे हैं। और एक सबसे खास बात ये है कि अगर कब, क्योंकि मेंस में भी आता है लिखने को कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाए गए मतलब कि क्या क्या उसने बनवाया। ठीक है, आप उसके बारे में बताइए। आप बता सकते हैं कि उसने क्या क्या बनवाया, उसके क्या क्या कार्य रहे, या कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में 100 शब्दों में लिखिए। अगर आपको 100 शब्दों में लिखना है तो आप कैसे लिखेंगे 100 शब्दों में? तो इसको लिखने के लिए आपको सारी चीज़ पता होना चाहिए। अब इस वीडियो के माध्यम से जब आप देखेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें जो है लिख सकते हैं, इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें मैंने बता दी कि उसने क्या क्या काम करवाए, क्या क्या क्यों क्या कहा जाता था, ये सारी चीज़ें जो है आप उसमें लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उसकी राजधानी क्या थी, मुख्यालय कहाँ था। ठीक है, अब यहाँ हम बात कर रहे थे कि ऐबक का कोई बेटा नहीं था, तो ऐबक ने क्या किया? अचानक मृत्यु के बाद कुछ तुर्क अमीर और मालिकों ने आराम शाह को शासक नियुक्त किया। बाद में जो बदायूं का गवर्नर था, ठीक है, बदायूं का जो गवर्नर था इल्तुतमिश, जो कि ये भी एक कहा जाए कि गुलाम था किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। इसने क्या? आराम शाह की पराजित कर अब सत्ता अपने हाथ में ले ली और ये बन गया शासक। ठीक है, इल्तुतमिश बन गया शासक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इल्तुतमिश ऐबक का दामाद एवं बदायूं का गवर्नर यानी प्रशासक था। ठीक, ये ध्यान रखिए। इसके बाद इल्तुतमिश को ही गुलाम वंश का असली संस्थापक माना जाता है। अब क्यों माना जाता है इसके बारे में अभी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। तो इल्तुतमिश को अमीर शिकार का पद दिया गया। इल्तुतमिश भारत में तुर्की शासक का 22वां संस्थापक है। ठीक है,
इल्तुतमिश को अमीर शिकार का पद दिया गया। इल्तुतमिश भारत में वास्तविक शासक है, ठीक है, तुर्की शासक का वास्तविक संस्थापक है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवा कर पूरा किया। इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। यहाँ 2 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है, मुझे इसको अलग करना था पर मैंने इसमें नहीं किया है। आप ध्यान रखिए 2 कैसे। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार को बनवा के पूरा किया, ठीक है। मैंने जैसे कि बताया था कि 4 शासकों ने कुतुब मीनार को बनवाया। प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया, फिर क्या किया, इल्तुतमिश ने उसको बनवाया, लेकिन क्या वो बिजली गिरी तो क्या हुआ, वो डैमेज हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। तो फिर फिरोज शाह तुगलक ने उसको फिर बनवाया, 1 मंजिल और जुड़वाई, लेकिन भूकंप की वजह से फिर वो क्षतिग्रस्त हुई। तो सिकंदर लोधी ने 1505 में बनवाया। इस तरह से 4 शासकों ने उसका निर्माण अलग अलग करवाया। तो यहाँ हम बोल रहे थे कि जब पूरा करवाया, इसके बाद इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की। अब ये इक्ता व्यवस्था है क्या, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए क्या है इक्ता व्यवस्था, जिसके बारे में भी हम बात करते हैं, ठीक है। जो मेंस होते हैं इसमें यही प्रश्न पूछा जाता है कि इक्ता व्यवस्था, इसको 15 से 20 शब्दों में लिखिए या 2 लाइनों में लिखिए, ठीक है। हो सकता है इसको ये इक्ता व्यवस्था को 100 शब्दों में या 50 शब्दों में लिखने को आ जाए, ठीक है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए। शॉर्ट में बताया मैंने इक्ता व्यवस्था क्या है। सल्तनत काल में एक प्रकार की भूमि थी जो सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए प्रदान किया जाता था। क्या समझ में आया इक्ता व्यवस्था से। ये व्यवस्था शुरू की इल्तुतमिश ने। सबसे पहले तो प्री के लिए क्वेश्चन है, मैं प्री और मैं दोनों चीज़ों के लिए बता रहा हूँ। इक्ता व्यवस्था के लिए अगर आपको 50 शब्दों में लिखने को आए या 100 शब्दों में लिखने को आए, आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। तो इक्ता या अक्ता व्यवस्था सल्तनत काल में एक प्रकार की भूमि थी, यानी एक प्रकार की ये भूमि है जो कि सैनिक और असैनिक अधिकारियों को उनकी सेवाओं के लिए वेतन के रूप में देते थे, यानी वेतन न दे के ये दे दिए, ठीक है। अब इसी का ये पार्ट है। इस भूमि से प्राप्त राजस्व भूमि प्राप्त करता यानी इक्ताधारी व्यक्ति को प्राप्त होता था। पद समाप्ति या सेवा समाप्ति के बाद यह भूमि सरकार द्वारा वापस ली जाती थी, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि इस सल्तनत काल में एक प्रकार की भूमि थी जो कि सैनिक लोगों को उनकी सेवा के बदले जो है, ठीक है, सेवाओं के लिए वेतन के रूप में दिया जाता था, ठीक है। अब इससे क्या जो भी राजस्व प्राप्त होता था वो भूमिकर्ता व्यक्ति को प्राप्त होता था, यानी जो इक़्तिदार जिसको दिया गया है वो प्राप्त करता था, ठीक है। अब जैसे ही उसका पद समाप्त हो जाता था या सेवा समाप्त हो जाती थी तो सरकार वो अपने आप वापस ले लेती थी, ठीक है। ये चीज़ हो गई है, ये होती है इक्ता व्यवस्था, एकता व्यवस्था, ठीक है, इक्ता व्यवस्था हो गई। इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला दिल्ली का शासक था। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला पहला सुल्तान कौन है, शासक कौन है, तो वो है इल्तुतमिश, ठीक है। कौन है, इल्तुतमिश। इस चीज़ को जो है ध्यान रखेंगे, इल्तुतमिश। नेक्स्ट है, इल्तुतमिश ने यह उपाधि औपचारिक रूप से खलीफा अल मुतसिर बिल्लाह से प्राप्त की, ठीक है। इल्तुतमिश पहला तुर्क शासक था जिसने युद्ध अरबी सिक्के चलवाए, शुद्ध अरबी सिक्के चलवाए, बहुत महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार पूछा गया है कि शुद्ध अरबी के सिक्के किस शासक ने चलवाए, तो वो है इल्तुतमिश ने जो है शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए। ये भी उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि इल्तुतमिश ने चांदी का टका और तांबे का जीतल प्रचलित करवाया। अब यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि चांदी का टका एवं तांबे का जीतल किस शासक के द्वारा, सल्तनत काल के किस शासक द्वारा चलाया गया, तो वो है इल्तुतमिश के द्वारा। अब इसमें आपको ध्यान रखिए, इसमें आपको ऑप्शन क्या मिलेंगे, एक इल्तुतमिश मिलेगा, दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक मिलेगा, एक एक अलाउद्दीन खिलजी मिलेगा, और चौथा ऑप्शन मिलेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। 100% आधे लोग जो है मोहम्मद बिन तुगलक इसका आंसर लगाते हैं, 50% लोग लगाते हैं जो कि ये है इल्तुतमिश, ठीक है। तो इस चीज़ को भी जो है हमको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है कि विदेशी प्रचलित टकों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा भारतवर्ष में प्रचलित करने का श्रेय इल्तुतमिश को ही जाता है, ठीक है। टकसाल का नाम लिखने की प्रथा जो है, परंपरा, इन्हीं को जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। किसने बनाई, इल्तुतमिश ने दिल्ली को बनाई, वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को बनाई थी। भारत में मुस्लिम प्रभुसत्ता की शुरुआत इल्तुतमिश ने की,
ठीक है। मुस्लिम की जो प्रभुसत्ता यानी इसका शासनकाल, साम्राज्य जिसे बोला जाता है, उसकी शुरुआत जो है किसने की? इल्तुतमिश ने की। ठीक है। अब थोड़ा सा हम यहाँ देख लेते हैं कि इनके शासन काल में कुछ मंगोल आक्रमण भी हुए। ये पूछा जाता है पहला मंगोल आक्रमण किसके शासन काल में हुआ? गुलाम वंश के शासक के शासन काल में पहला मंगोल आक्रमण हुआ। तो बेसिकली जो है आक्रमण हुआ इल्तुतमिश के शासन काल में। ठीक है। अब थोड़ा सा हम इसके बारे में ज़रा सा हम जान लेते हैं कि आखिर आखिर ये है क्या, हुआ कैसे। तो दोस्तों, मंगोल जो आक्रमण हुआ इल्तुतमिश के शासन काल में, मंगोल नेता या शासक चंगेज खां, जिसका मूल नाम था तीमूचिन नाम था, इसका मूल नाम था, ने ख्वारिज्म ख्वार ख्वारिज्म ख्वारिज्म पर आक्रमण करते हुए ख्वारिज्म के युवराज जो है जलालुद्दीन मागवर्नी का पीछा करते हुए सिंध नदी के तट तक आ गया। ठीक है। तट पर आ पहुंचा। कहने का मतलब कि जब इल्तुतमिश का शासन काल था, उसी समय जो चंगेज खां, ये जो मंगोल का मतलब कि शासक था, जिसका नाम जो है तिमुचिन था, ठीक है, ने ख्वारिज्म पर आक्रमण करते हुए कहाँ आ गया? वो सिंधु नदी तक। उसका जो युवराज था वहाँ का जलालुद्दीन मागवर्नी पीछे करते सिंधु नदी तक आ गया। ठीक है। अब मागवर्नी ने क्या किया? इल्तुतमिश से सहायता मांगी, पर इन्होंने क्या किया? इन्होंने मना कर दिया। अब मना क्यों कर दिया? वो नहीं चाहता था कि मैं इससे भी मतलब इससे भी जो है युद्ध में लड़ूं मैं, है ना। तो इसने क्या कर दिया? नम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया, उसने नहीं दिया। और मंगोलों से शत्रुता ना वो, क्योंकि वो मंगोलों से शत्रुता नहीं लेना चाहता। इस प्रकार इल्तुतमिश ने मंगोलों से अपने राज्य की इसने रक्षा की। ठीक है। मतलब भाई अगर वो आके वो जलालुद्दीन माकबरनी क्या करता, उसका साथ देता, क्योंकि उसने मांगा था कि भाई हमको आप मतलब सहायता दीजिए, मना कर दिया, नहीं देता तो क्या करता कि फिर मंगोल शासक जो चंगेज खां था, इसकी सत्ता पर भी जो है वो खतरा बन जाता, या इससे भी युद्ध करने की सोचता या लड़ता। ठीक है। तो ये हुआ। तो पहला मंगोल आक्रमण मतलब जो है किसके शासनकाल में हुआ? इल्तुतमिश के। भारत आया। इल्तुतमिश को भारत में गुम्मद निर्माण का पिता कहा जाता है। ठीक है। जो गुम्मद निर्माण होता है उसका पिता कहा जाता है। अब यहाँ पर एक शब्द है चहलगानी। क्या होता है चहलगानी? इसके बारे में हम देख लेते हैं चहलगानी क्या होता है। ठीक है। ऐसे ही शब्दों को 2 या 3 लाइन में लिखने के लिए हिस्ट्री में आता है, इसलिए आपको अच्छी तरह से पता भी होना चाहिए। सल्तनत काल में चहलगामी 40 तुर्क सरदारों या दासों का समूह होता था। चहलगानी जिसे कहा जाता है, ये चहलगानी 40 तुर्क सरदारों का एक, या सरदार कह लो या दास कह लो, का क्या होता था? समूह होता था, जो इल्तुतमिश ने अपने ने स्थापित किया था। ठीक है। ये सरदार तत्कालीन प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तान को अपना सहयोग देकर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। चहलगानी, ठीक है, कहने का मतलब ये एक प्रकार का 40 लोगों का गुट था, जो कि इल्तुतमिश जो जिसे स्थापित इल्तुतमिश ने किया था, और इसका काम क्या था कि प्रशासनिक व्यवस्था में सुल्तान को सहयोग करना, बस इनका यही काम था। ठीक है। लेकिन चहलगानी का जो अंत बलबन ने किया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है। अभी तो केवल हम इल्तुतमिश और कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो चहलगानी का अंत जो है बलबन ने बाद में कर दिया। तो चहलगानी क्या होती है? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा कि ये जो एक प्रकार के सल्तनत काल में, यानी उस दौरान जो है सल्तनत काल कहा जाता है, जिसमें 40 लोगों का सरदार हो या कहा जाता है या दास, उनका ग्रुप होता था, जो सुल्तान होता था उनको ये प्रशासनिक व्यवस्था के तौर पे क्या है, सहयोग करते थे। ठीक है। ये हो गया। जैसे एक तो बताया था मैंने अभी आपको, एकता व्यवस्था, है ना। तो इसके बाद फिर आप देख लेते हैं इनका आक्रमण कहाँ कहाँ किया। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को तुड़वाया। ठीक है। पहला इन्होंने किया। दूसरा, इल्तुतमिश ने सुल्तान के पद को वंशानुगत बनवाया। ठीक है। वंशानुगत। इल्तुतमिश ने 1226 में रणथंभौर पर विजय प्राप्त की। ठीक। इल्तुतमिश का, ठीक है, अब जो है इल्तुतमिश का सांस्कृतिक योगदान क्या है? ठीक है। तो ये देख लेते हैं। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं इल्तुतमिश, या पूरा पूछा जाएगा इल्तुतमिश के बारे में बताइए, या इल्तुतमिश का सांस्कृतिक क्या योगदान रहा इसके बारे में बता दीजिए। तो अपने पुत्र नसरुद्दीन का कब्र पर सुल्तानगढ़ी का मकबरा बनवाया। ठीक है। इसके अलावा जो है जोधपुर में तारांकित दरवाज़ा बनवाया। इसके अलावा बदायूं में हौज शमसी एवं शमसी ईदगाह का निर्माण करवाया। इल्तुतमिश के दरबार में मिन्हाज उस सिराज एवं मलिक जा ताजुद्दीन विद्वान थे। मिन्हाज उस सिराज बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये।
ठीक है, बहुत बार देखने को जो है मिलते हैं। ठीक है, ये इनके उसमें दरबार में थे। ठीक है, अब इसके बाद जो है एक छोटा सा है कि इल्तुतमिश के बाद जो है मुआइद्दीन बहराम शाह है, ये शासक बने और दूसरा मंगोल आक्रमण जो है इन्हीं के उसमें जो है हुआ। ठीक है, 1241 में मंगोल का आक्रमण हुआ। ठीक, ये बस इतना इम्पोर्टेंट है। पहला वो थे इल्तुतमिश, दूसरे थे मुआइद्दीन बहराम शाह। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से जो है ये वीडियो समाप्त हुआ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने आपको बताई, और जिस ये इल्तुतमिश के बारे में जो हमने सारी चीज़ें बताई थी। इससे जो भी प्रश्न आएगा उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छी तरह से कर पाएंगे, चाहे एकता व्यवस्था हो, ठीक है, चाहे चहलगानी व्यवस्था हो, सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों पे जो है आप आसानी से कर सकते हैं। खासकर अगर मैं एमपी की बात करूँ तो एमपी में जो उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर है उसको भी जो है इल्तुतमिश ने ही तोड़वाया था, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कमेंट करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, पढ़ते रहिए। नमस्कार।